ओके, कंबाइंड मीन में क्या होता है ना, लाइक हमें दो अलग अलग सीरीज़ दे रखी होती हैं। अब दो अलग अलग सीरीज़, ऐसे कि आपके स्कूल में हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, ह्यूमैनिटीज़ का अलग है, कॉमर्स का अलग है, साइंस का अलग है। वैसे ही सपोज करते हैं कि हमें दो क्रिकेट टीम्स का एवरेज स्कोर जानना है, राइट? तो उन्होंने कितने मैचेस खेले और उनके क्या टोटल स्कोर्स रहे, फिर उसका हम कंबाइंड करके एवरेज निकाल सकते हैं उन दोनों टीम्स का क्या कंबाइंड एवरेज रहा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक टीम का अगर एवरेज सपोज करो दोनों टीम्स ने विद इन 200 स्कोर करा, तो जो उनका एवरेज स्कोर रहेगा वो भी तो 200 के अंडर ही रहेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टीम ए का एवरेज स्कोर है 180 और टीम बी का भी एवरेज स्कोर है 180, तो इसका मतलब है दोनों का कंबाइंड एवरेज भी 180 है। ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों टीम का कंबाइंड 360 है, जबकि दोनों टीम्स ने स्कोर विद इन 200 ही करा, जितने भी इन्होंने रन स्कोर करे विद इन 200 करे। टीम ए का भी एवरेज, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उसमें उनका एवरेज रन रेट रहा 180 रन का, और टीम बी का भी 180 रहा, तो उनका कंबाइंड मीन क्या है 180। क्योंकि सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग क्या करेंगे, टीम ए का एवरेज निकाला और टीम बी का एवरेज निकाला और टोटल कंबाइंड एवरेज हो गया 360। पॉसिबल ही नहीं है। जब टोटल जितने भी रन उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में मारे, किसी भी मैच में उनके रन्स 200 से ऊपर गए ही नहीं, तो हाउ कैन कंबाइंड मीन बी अबव 200? तो इट विल बी विद इन दैट ओनली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, तीनों सेक्शन सॉरी दोनों सेक्शंस में मैंने पहले 3 रोल नंबर ले लिए और उनके मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाए ऑफ 10 मार्क्स ईच। इंग्लिश का टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, और मैथ्स का भी टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का। तीनों सब्जेक्ट का 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। रोल नंबर 1 का स्कोर रहा 8 मार्क्स इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में उसका स्कोर है 10 में से 10, मैथ्स में उसका स्कोर है 10 में से 9। तो अब इसका मैं एवरेज निकालूंगा कि सेक्शन ए के बच्चों ने कितना एवरेज स्कोर करा है। मैंने एक सैंपल लिया है, अब मेन बच्चे काफ़ी सारे होंगे बट मैंने सैंपल लिया है 3 बच्चों का, पहले 3 बच्चे। सेक्शन बी में भी मैंने पहले 3 रोल नंबर ले लिए। तो अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना है, तो क्या मैं सेक्शन ए के मार्क्स प्लस करके 3 से डिवाइड करके और इनके मार्क्स प्लस करके 3 से डिवाइड करके दोनों को प्लस कर दूंगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 10 मार्क्स का टेस्ट है, तो जो इनका कंबाइंड एवरेज होगा वो भी तो 10 के अंडर ही आएगा, राइट? तो कंबाइंड मीन को निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। बट कंबाइंड मीन निकालने से पहले हमें उनका इंडिविजुअल मीन भी पता होना चाहिए। इंडिविजुअल मीन पता लग जाएगा, फिर हम देखेंगे सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं। इन एडिशन टू दैट क्या मीन रहा सेक्शन बी का, उसमें कितने बच्चे थे, फिर डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट से, कंबाइंड मीन निकल। बस यही है, मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है। पर मैंने इसको और एडवांस करने के लिए एक और स्कूल ले लिया। दूसरे स्कूल में सेम एग्जाम हुआ 2 सेक्शंस में, और उसमें भी मैंने पहले 3-3 रोल नंबर ले लिया। मैं जानना चाहता हूँ किस स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, ये मैंने अपना क्वेश्चन फ्रेम करा है। वैसे तो कंबाइंड मीन एक सिंगल क्वेश्चन से भी समझाया जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कंपैरिजन करके इसका प्रैक्टिकल समझें कि इसको यूज़ क्यों करा जाता है। अब देखो, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करा है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करा है, बट हम एवरेज जानना चाहते हैं, ऑन एन एवरेज किस स्कूल की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रही है। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि सारे मार्क्स प्लस कर दो, है ना, सारे मार्क्स ऐड कर दो सेक्शन ए के और बी के और वहाँ भी, और टोटल स्कोर देख लो। बट वो इतना स्टैटिस्टिकल नहीं होगा, वो बहुत एक लाइक प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्कूल का बच्चा करेगा। तो अगर हमें मोर साइंटिफिकली ये प्रूव करना है कि किस स्कूल के बच्चों ने बेटर परफॉर्म करके दिखाया, वी विल हैव टू यूज कंबाइंड मीन। सो फर्स्ट वी विल एनालाइज डेटा फॉर स्कूल ए, देन वी विल कम टू स्कूल बी। पहले ज़रा स्कूल ए की बात कर ले। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कैलकुलेट कंबाइंड मीन, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड मीन निकालने के लिए आपको सेक्शन ए अलग दे रखा है और सेक्शन बी आपको सेपरेट दे रखा है। तो पहले ज़रा मैं मीन निकाल लेता हूँ सेक्शन ए का। मीन का फॉर्मूला, मीन का डिनोशन होता है एक्स, ऊपर बार आता है, और क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन ए की, तो मीन तो ऐसे ही लिखा जाता है, बट क्योंकि मुझे सेक्शन ए के मार्क्स का मीन निकालना है तो लाइक दिस। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। बट यहाँ पर क्योंकि आपको दो अलग अलग
सीरीज दे रखी है, सेक्शन ए का अलग है, बी का अलग है, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिखना अच्छा रहेगा। जैसे कि सिग्मा एक्स आप करो ए क्लास का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए, है ना, जितना और ऑर्गेनाइज लिखोगे उतना और बेटर लगेगा। तो अगर हम ए सेक्शन के मार्क्स का अगर हम टोटल अप करते हैं तो व्हाट डू वी नीड, वी जस्ट नीड टू डू 10 + 8 इज 18, 18 + 9 इज 27, राइट 27, और हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 3। तो जो एवरेज स्कोर यहाँ रहा है वो है 9 मार्क्स, 9 मार्क्स यहाँ पर हमारा एवरेज स्कोर रहा है। नाउ अगर हमें मीन निकालना है सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का, तो हम सेक्शन बी के मार्क्स का टोटल कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी से। तो यहाँ पर आपका जो टोटल होगा वो आपका होगा 9 + 9 इज 18, 18 + 8 इज 26, तो आप 26 ले लो। अब अगर वैसे देखा जाए तो इस क्लास का एवरेज थोड़ा सा कम निकल के आ रहा है। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट, इट विल बी all right, Gomit has already estimated it 8.9 marks, that's great। तो सेक्शन ए के बच्चों ने 0.1 वीकेंड से बेटर परफॉर्म करा है, ठीक है, बट हमें दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन अगर हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है तो वी नीड मीन फॉर सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी। सो कंबाइंड मीन के लिए सेक्शन ए कॉमा सेक्शन बी का मीन कैसे निकालेंगे, पहले तो आप बताओ मीन की वैल्यू क्या है सेक्शन ए की और कितने स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में, राइट, प्लस मीन की वैल्यू क्या है सेक्शन बी में और कितने बच्चे हैं सेक्शन बी में, अपॉन टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सबसे बढ़िया तरीका है कंबाइंड मीन निकालने के लिए, मीन कितना आया है कितने स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में, मीन कितना आया है कितने स्टूडेंट्स हैं और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, इससे आप कंबाइंड मीन की वैल्यू पता लगा सकते हो। तो गाइस मीन निकल के आया है सेक्शन ए का 9 और कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 3। मीन कितना निकल के आया सेक्शन बी का 8.9 एंड कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर भी हैं 3, और n1 + n2 इज 3/3। नीचे मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी तो लेट मी क्लियर इट लिटिल। ऑल राइट, एक सेकेंड गाइस, ये अपने हाथ में रखेंगे। नाउ इट इज़ 27, 3 × 9 इज, यहाँ लिख दूँ मैं, वहाँ जगह थोड़ी कम है। एक सेकेंड गाइस, ये थोड़ा नीचे ना मेरा ये अच्छे से वर्क नहीं करता है पेन टैब। नाउ 8.9, एक सेकेंड गाइस, 26.7 divided with 6, so 27 plus 26.7, 53.7 divided with 6, 8.95, 5 मार्क्स। अब ये क्या निकल के आया, ये 8.95 जो निकल के आया ये इन सब बच्चों का एक एवरेज है। ये वो तो रोल नंबर्स है, वो रोल नंबर्स है, नहीं रोल नंबर का कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, रोल नंबर एक नॉमिनल डेटा है, मेन हम उनके मार्क्स का एवरेज जानना चाहते थे। तो जो मार्क्स का एवरेज आया है स्कूल ए के बच्चों का वो 8 ये कंबाइंड मीन है, दोनों सेक्शंस का एवरेज इतना निकल के आया है। जो सेक्शन ए के बच्चे हैं इनका स्कोर है एवरेज 9, 8, 10 और 9 का एवरेज 9 है, 9, 9 और 8 का एवरेज है 8.9। तो कंबाइंड मीन में कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बट यार जब टोटल टेस्ट ही 10 मार्क्स का हुआ है तो उनके मार्क्स 10 से ज़्यादा एक्सीड कैसे कर सकते हैं, तो ऐड करना तो गलत बात है। सो दैट्स वाई 9 मार्क्स इन बच्चों के, कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के, तो 9 × 3 इज 27, 8.9 मार्क्स आए हैं
एवरेज इन 3 बच्चों के, तो 8.9 इंटू 3 इज 26.7, और टोटल कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो उनके मार्क्स को और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से उसको डिवाइड कर दो, तो कंबाइंड मीन निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला से घबराओ मत, फॉर्मूला बहुत जनरल सा है कि कितने टोटल कंबाइंड मीन निकालना है आपको, ए और बी। अगर एक सी भी आ जाता तो आगे फिर मीन सी इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी, फिर डिवाइड बाय एन ए, एन बी और एन सी, तीनों ऐड हो जाते। स्कूल बी का एवरेज निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं किस स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है। तो सेक्शन ए के बच्चों की पहले बात कर लेते हैं, इसमें कलर चेंज कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सेक्शन ए के बच्चों का जो एवरेज है वो निकालने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, पहले ये ज़रा कन्फ्यूजन कर रहा है, इसको हटा दें। ठीक है सर, 9 एंड 9 18 प्लस 10 इज 28, तो ये तो हो गया आपका टोटल, यहाँ पर लिखेंगे हम 28, कलर फिर वही हो गया 28। नाउ 28 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हैं 3, तो 28 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 28 को 3 से 9.33 आ रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, जस्ट राइट इट लाइक दैट। ओके, तो वैसे तो देखा जाए तो इनका जो एवरेज है वो उस स्कूल के सेक्शन ए से थोड़ा सा बेटर रहा है। बी सेक्शन का भी एवरेज निकाल लेते हैं, इसमें आपका है 19 एंड ऐड 8 टू इट 27.3, इनका है 9 मार्क्स। तो इनका दोनों ही एवरेज इनके ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनका कंबाइंड एवरेज भी ज़्यादा निकल के आने वाला है। तो मतलब स्कूल बी के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू स्कूल ए। स्टिल वी हैव टू प्रूव इट, वी कांट स्टॉप ओवर हियर, वी नीड टू प्रूव इट स्टैटिस्टिकली। तो कंबाइंड मीन निकालेंगे सेक्शन ए के बच्चों का और सेक्शन बी के बच्चों का। तो सेक्शन ए के बच्चों का क्या मीन है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, प्लस मीन इन सेक्शन बी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, डिवाइड इट विद total number of students in A, number of students in B। now मीन आया है 9.3, मल्टीप्लाई कर दो उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो कि है 3, 9.3 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3, 9 आया इसका एवरेज, 9 और 3 बच्चे हैं और 3 प्लस 3 नीचे, देन 9.3 इंटू 3 27.9 प्लस अपॉन 6 27.9 प्लस 27 54.9 9.15 मार्क्स। इन दोनों से कंपेयर कर सकते हो कि स्कूल बी के बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। 8.95 आया है कंबाइंड मीन स्कूल ए के बच्चों का, स्कूल बी के बच्चों का एवरेज निकल के आया है 9.15 मार्क्स। तो स्कूल बी के बच्चों ने ऑन एन एवरेज बेटर परफॉर्म करा है स्कूल ए के बच्चों से। तो दो कितना साइंटिफिकली हमने प्रूव करके दिखाया। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, टोटल मार्क्स ही ऐड कर देते और बोल देते कि स्कूल बी ने बेटर परफॉर्म करा है, बट हमें एवरेज बताना है कि 9.15 इनका एवरेज स्कोर है। अब देखो ना, ज़्यादातर बच्चों ने 9 स्कोर करा है, यहाँ पे 3 बच्चों ने यहाँ पर 9 स्कोर करा है, और यहाँ पर अब देखो ज़्यादातर बच्चों ने 9 स्कोर करा है बट 8 भी बच्चों ने स्कोर करा है, बट यहाँ पर बच्चों ने 9 या 10 में ज़्यादातर स्कोर करा है, इसीलिए जो एवरेज है वो 9 और 10 के बीच में निकल के आया है। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो सब, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो कंबाइंड मीन का मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को नोट डाउन मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम और क्वेश्चन भी पीपीटी में से करेंगे, वो वाले आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कंबाइंड मीन का। अब एक बार हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि अगर 1 मार्क्स पे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। टाइटल का मतलब समझो पहले, कंबाइंड मीन मतलब आपको मीन कंबाइंड वे में निकालना है एक से ज़्यादा सीरीज का, जब आपको, बट इसकी लिमिटेशन यही है कि दोनों सीरीज आपस में रिलेटेबल होनी चाहिए। जैसे कि एक स्कूल के अगर आपने इंग्लिश, इको और मैथ्स के मार्क्स लिए हैं तो दूसरे स्कूल के भी फिर आप वही वाले मार्क्स लोगे ना, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ। अब जैसे कि सेक्शन ए और बी थे, तो मैं ए की जगह अगर 1 लिखूं, बी की जगह अगर मैं 2 लिखूं, तो मीन निकालोगे आप पहली सीरीज़ का और आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लोगे सीरीज़ 1 में, प्लस मीन निकालोगे आप सीरीज़ 2 का, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन सीरीज़ 2 में, फिर उसको डिवाइड कर दोगे आप n1 प्लस n2 के साथ। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन।
सो अ वेरी जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरली कंबाइंड मीन में लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे 1 का और उसको प्लस कर देंगे और बोलेंगे लो जी कंबाइंड मीन हो गया। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया कंबाइंड मीन को निकालने का। ये तरीका नहीं होता कि दोनों मीन को प्लस कर दिया और कंबाइंड मीन निकल गया, नहीं। मीन निकालने का करेक्ट तरीका वो है जो हमने आपके साथ अभी पीछे डिस्कस करा था, ये वाला, ठीक है। यस कौन, अच्छा इससे डिफरेंट है, ओके। पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर डाउट्स लेते हैं। अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो कंबाइंड मीन आपको फॉर्मूला दे रखा है, x बार 1,2 टू एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यू यू नीड n1 टाइम्स मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 टाइम्स मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन बोथ द सीरीज इन टोटल, राइट। तो कंबाइंड मीन इज दिस, देन मीन पहली सीरीज का, मीन सेकेंड सीरीज का, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन सीरीज टू, टोटल पार्टिसिपेंट्स, ऐसे कंबाइंड मीन निकाला जाता है। ऑल राइट, तो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं खुद ले लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे आप लोगों के साथ इसमें डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक वीक की आपको रेनफॉल दे रखी है, रेनफॉल मतलब बारिश। एक आपको डेटा दे रखा है मंडे से लेकर सैटरडे तक का, और संडे का डेटा आपको अलग से दे रखा है। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर हम मंडे से सैटरडे तक की रेनफॉल देखें, तो मंडे से सैटरडे तक की जो रेनफॉल थी वो ऑन एन एवरेज 2 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल थी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी रेनफॉल हुई। फिर आपको दे रखा है कि मंडे से संडे तक की जो रेनफॉल हुई वो हुई, एज्यूम करते हैं 2.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि संडे को कितनी रेनफॉल हुई, संडे को कितनी रेनफॉल हुई। ओके, नाउ लेट्स सी कितनी रेनफॉल हुई संडे को। तो आपको बेसिकली मंडे से संडे तक की भी दे रखी है और मंडे से सैटरडे तक की भी दे रखी है। आपसे पूछा है बस संडे की रेनफॉल बता दो कितनी होगी। तो मंडे से सैटरडे में 6 दिन हो गए, मंडे से सैटरडे में 6 डेज हो जाते हैं, और मंडे से संडे में आपके पूरे 7 डेज कवर हो गए, और संडे एक अकेला दिन है तो यहाँ पर ये 1 डे है, ठीक है। तो अगर इसका सॉल्यूशन हम लें, और अगर मैं मंडे से सैटरडे को सीरीज़ 1 बोलूँ, और अगर मैं मंडे टू संडे को कंबाइंड मीन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो पहली बात तो ये कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको मीन निकालना है पहली सीरीज़ का, और आपको लेना है n1, और आपको फिर उसको ऐड करना है सेकेंड सीरीज़ के मीन से और n2, और उसको डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मंडे से सैटरडे मेरी पहली सीरीज़ है, तो मेरा n1 क्या हो जाएगा 6 दिन हो गए मेरे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 दिन हो गए, तो मेरा n1 हो गया 6, और मेरे n1 6 दिन का एवरेज क्या है, 6 दिन का एवरेज है 2 सेंटीमीटर, 6 दिन का एवरेज कितना था 2 सेंटीमीटर था। अब अगर मैं सेकेंड सीरीज़ देखूँ तो उसमें सिर्फ मेरा इकलौता संडे बचता है, तो मेरा जो n2 है वो है मेरा संडे। अब n2 का एवरेज क्या मैं जानता हूँ, मुझे n2 का एवरेज नहीं पता कि संडे को कितना रेनफॉल हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। जो संडे को रेनफॉल हुई वो इसका मीन ही होगा, ठीक है। और मुझे कंबाइंड मीन दे रखा है कि मंडे से लेकर संडे तक रेनफॉल कितनी हुई है 2.1 सेंटीमीटर। तो विद दिस डेटा आई कैन यूज इट ओवर हियर एंड आई कैन कैलकुलेट कि संडे को कितनी रेनफॉल हुई थी अकेली, ठीक है। तो जो कंबाइंड रेनफॉल है मंडे से संडे तक की वो टोटल कितनी हुई है 2.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। और मंडे से लेकर सैटरडे तक का एवरेज कितना है 2 सेंटीमीटर रेनफॉल, और मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन होते हैं, n1 6 हो गया, प्लस संडे को कितनी रेनफॉल हुई है यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये संडे का एवरेज कितना रहा, और संडे एक ही दिन होता है, n2 मेरा 1 है, और डिवाइड कर दूंगा मैं हफ्ते में कितने दिन होते हैं 6 + 1 7 डेज होते हैं। अब इस 7 को मैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल इक्वेशन से मैं संडे की रेनफॉल एस्टिमेट कर सकता हूँ। अब ज़रा 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ, 14.7 इज इक्वल टू 12 प्लस संडे, तो इसको वहाँ 2.7 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई थी संडे को।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ज़रूर था, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो रेनफॉल संडे की हुई है 2.7 सेंटीमीटर। देख लो, समझ लो, मुझे पता है कि एकदम से ये इतना जल्दी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है, बट एक बार देख लो, जिन बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है देख लो। हाँ, बस फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और सेपरेट करना आना चाहिए कि कैसे इसको हम अलग करके रखेंगे। एक ऐसे ही क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि बताओ N1 क्या होगा और N2 क्या होगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये क्लियर है वो बच्चे एक बार रिएक्ट कर दो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हर्षित एंड आदित्य अगर क्लियर है तो रिएक्ट कर दो, पूछना है तो पूछ लो। आदित्य, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको दे रखा है, लेट्स सपोज देयर आर टोटल स्टूडेंट्स हैं, सपोज करते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं। हम जानना चाहते हैं उनका एवरेज वेट कितना है, और आपको पूरा एवरेज वेट दे रखा है कि इन 100 बच्चों का जो एवरेज वेट है, सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ 60 kg, थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं, लेट्स कीप इट राउंडेड ऑफ 60 kg। एवरेज वेट इन बच्चों का 60 kg है, जिनमें से टोटल बच्चों में से जो मेल स्टूडेंट्स हैं 70 मेल स्टूडेंट्स हैं, राइट। और मेल स्टूडेंट्स का और ऐसे करते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स का एवरेज वेट हमें दे रखा है, ठीक है। वी आर गिवन एवरेज वेट ऑफ, बिकॉज मेल आपको नंबर दे दिया और फीमेल स्टूडेंट्स का आपको एवरेज वेट दे रखा है। एवरेज वेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज, एवरेज से शायद कम ही होगा, अराउंड 45 ले लेते हैं, ठीक है। 45 kg ले लेते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है एवरेज वेट ऑफ मेल कितना होगा, बताना है एवरेज वेट ऑफ मेल कितने kg होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन। पहली बात तो ये आपको कंबाइंड मीन निकालना है, तो बिना घबराए हुए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। कंबाइंड मीन में 1,2 आपको कंबाइंड तो दे रखा है कि दोनों का मिला के 60 kg का एवरेज है, तो ये तो आपको दे रखा है। बट x1 अब या तो मेल का वेट ले लो या फीमेल का वेट ले लो, और n1 में आप मेल ले लो या फीमेल ले लो, प्लस फीमेल का वेट और या मेल का जो भी लेना चाहते हो, और उनका n1 प्लस n2। तो आप n1 में या तो मेल ले लो या आप फीमेल ले लो। अब जैसे कि मेल दे रखे हैं 70, तो ये चलो मेल ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन n1 आर 70 मेल, तो n2 क्या हो जाएगा, 30 फीमेल है। और आपको एवरेज दे रखा है, मेल का नहीं दे रखा। आपको इन 70 मेल स्टूडेंट्स का एवरेज तो निकालना है, बट क्या आपको फीमेल का एवरेज दे रखा है, दे रखा है 45 kg। क्या आपको दोनों का कंबाइंड एवरेज दे रखा है 60 kg। सब वैल्यूज आ गई, बस उसमें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कंबाइंड वेट है इनका 60 किलो, और मेल का एवरेज तो हमें निकालना ही है, तो ये तो नहीं पता, तो ये तो x1 ले लो। और n1 है टोटल 70 मेल स्टूडेंट्स हैं, राइट, प्लस फीमेल का एवरेज कितना है 45 kg, और कितनी फीमेल हैं 30 फीमेल है, और अपॉन 100 हो जाएगा 70 मेल एंड 30 फीमेल। तो 100 को वहाँ जगह मल्टीप्लाई करोगे आप 6000 इज इक्वल टू 70 x/1 प्लस 1350, करेक्ट। 1350, इसको वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6000। अब 4650 को हमें बस सिंपली 70 से डिवाइड करना है। 4650 डिवाइड इट विथ 70, 66.42, 66.42 कीजिए। पॉइंट्स में आ रहा है 4650 डिवाइड 70, ठीक है। तो ये आपका आया है एवरेज ऑफ मेल स्टूडेंट्स, है ना। तो मेल स्टूडेंट्स का एवरेज है इतना। अब लिख देना कि x1 है क्या, एवरेज ऑफ मेल स्टूडेंट्स, दिस इज द एवरेज ऑफ, एवरेज वेट प्रॉपर लिखो, ये गलतियां मत करना, प्रॉपर क्या निकाला है आपने, एवरेज वेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ठीक है।
क्वेश्चंस की ट्रिक समझ गए हो? क्वेश्चंस बड़े आसान है, बस कैटेगराइज करना समझ जाना। दो सेपरेट कैटेगरीज होंगी आपको। ज़्यादातर इन केसेस में ना आपको कंबाइंड मीन तो दे रखा होगा, आपको इसमें से x1 या x2 में से कोई एक निकालना होगा, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, अब हम नोट्स में से करने के लिए रेडी हैं। अब लेट्स डिस्कस कंबाइंड मीन फ्रॉम द नोट्स। हाँ जी, तो क्वेश्चन दे रखा है द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30.5 ईयर्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे x बार 1,2 30.5 ईयर दे रखा है, मैन और वुमेन दोनों का दे रखा है 30.5 ईयर्स। इफ द मेन एज द मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मेन इज 35, तो ग्रुप ऑफ मेन को हम x1 ले लेते हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा है 35, एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 25, इनका है 25। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप। अब इसमें आपसे पूछा है बेसिकली N1 और N2, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें आप वुमेन को ले सकते हो n, ठीक है? टोटल परसेंट पूछिए, इसमें आपसे ये भी नहीं पूछा कि एक्चुअल नंबर क्या है, ठीक है? तो इसमें आप टोटल परसेंटेज आप इसमें 100 मान लो, ठीक है? और मेल जो हैं उनका आप बोल सकते हो कि दे आर x%, तो और जो फीमेल हो जाएंगी वो हो जाएंगी मेल 100 में से मेल वाली परसेंटेज माइनस हो गई, जो मेल वाली परसेंटेज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आप x की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो, और वो ही इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पर भी कर रखा है, सेम बिल्कुल सेम वैल्यूज़ है। कंबाइंड मीन इज 30.5, तो वो हमने डाल दिया। पहली बात तो ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है? x1 इज इक्वल टू मीन n1 प्लस x2 n2 upon n1 plus n2. Now for this combined mean it is 30.5, combined mean is 30.5, then mean of men हमें दे रखा है 35, this is 35. Now n1 will be x, n1 is x, ये x हो जाएगा, x2 हमें दे रखा है 25, और n2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, इट विल बी 100 माइनस एक्स अपॉन 100। टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी? आउट ऑफ 100% 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो, x की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 55। तो x कितने थे? मेल थे, तो मेल अगर 55% है तो वुमेन कितनी हो जाएंगी? बस दैट्स इट। अगर मेल 55% है तो वुमेन हो जाएंगी 45%। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इन केस किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन है। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है, बस कंसेप्ट क्लैरिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और हमें दे रखा है, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg। तो अगर हम देखें, हमें मीन वेट दे रखा है x1,2 इज 60 kg, द मीन ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg। तो x1 ले लो आप, 70 kg बॉयज़ का वेट है, गर्ल्स का भी हमें दे रखा है 55 kg। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखो यार, टोटल बच्चे 150 हैं, तो अगर बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स कितनी है? 150 माइनस एक्स, ठीक है? तो अगर बॉयज़ आप बोल रहे हो x हैं, तो टोटल बच्चे क्योंकि 150 हैं तो गर्ल्स हो जाएंगी 150 माइनस एक्स। तो बॉयज़ को आप ले लो n1 और इसको आप ले लो n2, बस सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यू 60। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, x1,2 दैट इज mean of boys, that is number of boys, and add to it mean of girls, number of girls upon number of boys and girls. Now how much is the combined mean? Combined mean is coming out to be 60 kg given in the question already. Mean of boys is 70 kg. How many boys? X, we don't know how many boys are there, x boys are there, plus mean of girls, that is 55 kg. How many girls? 150 minus 6, 150 minus 6 divided with 150, और you can अब देखो 150 टोटल बच्चे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यू कैन जस्ट राइट ओवर हेयर 150, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 150 माइनस एक्स, बट x एंड x विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यू विल बी गेटिंग ओनली 150, क्योंकि ये तो हो गए बॉयज़ और ये हो गई गर्ल्स।
Makes sense? Now, because these will be cancelled out and you will only be left with 150. Now you can calculate the value of x, which is coming out to be over here 50. So यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है आपकी वो 50, तो गर्ल्स हो जाएंगी 100. If boys are 50, then girls are 150 minus 50, that is 100. Now let me take screenshot of this as well. All right, I'll stop the recording for combined mean, and now we are going to practice questions from combined. Stop the recording.